हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर जनरल कंपटीशन। देखिए, फिजिक्स की क्लास की अगली क्लास है उसी सीरीज की। हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स में हमने आपको पहली क्लास में फोर्स पढ़ाया था कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। और उन्हीं फोर्स के आधार पर हमने चीज़ों को देखा कि कैसे फोर्स लाई करते हैं। तो आज हम जो बल पढ़ा, हमने फोर्स पढ़ा, उसकी जो इकाई होती है उसे न्यूटन कहते हैं, यानी कि फोर्स की इकाई न्यूटन है। और इससे आगे बढ़ते हुए चलेंगे और न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति के नियमों में हम तीन नियम पढ़ेंगे। जो न्यूटन के गति के तीन नियम हैं, उन तीनों नियमों को हम एक दूसरे से विस्तार से पढ़ते चलेंगे, और जो उसके फैक्ट हैं, जो उसके एप्लीकेशन है, उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति का पहला जो नियम है, इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। देखो, ये जड़त्व क्या है, मैं आपको बता दूं। ये जड़त्व क्या है? ये जड़त्व, जड़त्व का मतलब है जड़ से, यानी कि द्रव्यमान से। कोई भी वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान है उसकी बात कर रहा है। पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। उसे जड़त्व का नियम के नियम से भी जानते हैं। तो इसे कहते हैं वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। देखो, ये बल को ही समझा रहा है। ये बता रहा है कि अवस्था परिवर्तन की बात करता है। अवस्था परिवर्तन की, देखो ये लिखा है ना, गतिशील अवस्था या फिर स्थिति, या फिर कैसी अवस्था? विराम अवस्था। तो ये एक तरीके से बल को ही परिभाषित करता है कि किसी वस्तु में अगर वो स्थित है या फिर वो गतिशील है, अगर कोई बाहरी बल उस पर को इस प्रकार से लगे कि जब तक उसकी गति में परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? जड़त्व। यानी कि जैसे कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई वस्तु गतिशील है, तो गतिशील वस्तु को रोकने के लिए बल की अवस्था की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब उस गतिशील वस्तु को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसे गतिशील बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गतिशील ही बनी रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी बल से ना प्रेषित किया जाए, यानी कि उस पर प्रेशर ना डाला जाए। तो सीधा सा मतलब ये है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में ही बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसा आपने कोई पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर थोड़ी देर में जाके आगे गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने उस पर बल लगाया, वो गतिशील अवस्था में आ गया। अगर उस पर कोई फोर्स कार्य ना करता दूसरा, जैसे मान लिया फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन है या गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई भी बल कार्य ना करता, तो वो अनंत समय के लिए अपनी गतिशील अवस्था में बना रहता और हमेशा वो गतिशील ही रहता। या फिर कोई वस्तु जो स्थिति अवस्था में रखी गई है, स्थित है, उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, कोई भी फ्रिक्शन काम ना करे, कोई भी हवा का बल काम ना करे, ह्यूमिडिटी काम ना करे, कोई भी ऐसा बल काम ना करे जो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दे, तो वो अनंत समय तक ऐसी ही बनी रहेगी। तो गति का जो पहला नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है, वही जड़त्व का ये नियम कहता है कि जब तक वस्तु पर बाहरी बल कार्य नहीं करता तो अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब है द्रव्यमान से, और द्रव्यमान का मतलब है वस्तु से, और वस्तु का मतलब है, सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, कि द्रव्यमान वह है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं या छू के महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? जड़त्व है, यानी कि वो द्रव्यमान है, और उसी के बारे में ये बात बताई गई है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देखो, आपके एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, या उसकी परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला। एग्जामिनर अब उसके अनुप्रयोग पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है कि आपके जीवन में उनके एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। जैसे पहले अनुप्रयोग में पढ़ेंगे हम घुड़सवार की स्थिति।
तो इसमें क्या बताया गया है, घुड़सवार की स्थिति। तो देखो, घुड़सवार का मतलब है, जैसे मान लिया कोई घुड़सवार है, ठीक है, और ये घोड़े पे बैठा है, तो ये क्या होगा, इसकी स्थिति में कैसे परिवर्तन आएगा कि घोड़े के अचानक रुक जाने से, जैसे मान लिया घोड़ा भाग रहा है, ये घोड़ा भाग रहा है और ये व्यक्ति इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये घोड़े की पीठ से सटा हुआ है, तो ये वाला पार्ट गतिमान रहेगा घोड़े की गति के साथ साथ। लेकिन जैसे ही घोड़ा रुकता है, तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला घोड़े की पीठ से सटा हुआ है नहीं, तो गतिमान घोड़े के तुरंत रुक जाने पर ये पार्ट आगे चला जाएगा और ये इसके साथ शून्य अवस्था में आ जाएगा, यानी कि शून्य गति में आ जाएगा। तो इसलिए भागता हुआ घोड़ा जब रुकता है, तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेन की बात है, जैसे ये इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि गति और ट्रेन की चाल, यानी कि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, ये मान लिया ट्रेन का डब्बा है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इसमें ट्रेन अचानक से रुक जाती है, तो ये व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्थिति अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है, जो जिसका कार्य बल से हो रहा है। तो यानी कि घुड़सवार की स्थिति को और ट्रेन की गति को, यानी ट्रेन की चाल को हम न्यूटन के पहले नियम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें देखा कि घुड़सवार के अचानक से रुक जाने या अचानक से चल जाने पर, जैसे घुड़सवार अचानक से चल भी देगा तो पीछे की तरफ झुक जाएगा घुड़सवार, क्यों, क्योंकि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो घोड़े के संपर्क में नहीं है, घोड़ा आगे निकल जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, पीछे की तरफ झटका लगता है। तो यही क्या है, घुड़सवार की स्थिति। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कोई व्यक्ति घोड़ या कोई घुड़सवार घोड़े पे बैठ के जा रहा है, घोड़ा अचानक से रुक गया और व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसमें गति का कौन सा नियम या न्यूटन का कौन सा नियम कार्य कर रहा है। तो उसमें फिर ऑप्शन के रूप में पूछा सकता है कि पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से गति के नियम का जो घुड़सवार की स्थिति है उसको हम इससे समझ सकते हैं, न्यूटन के पहले नियम से। अब देखो इसमें लिखा है दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, बॉल की गति या गति और ट्रेन की चाल। बॉल की गति का क्या मतलब है, बॉल की गति का मतलब है कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है और इसमें अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है सीट पे, ये सीट है, उस पर कोई ए नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, ए नाम का, इसके हाथ में कोई बॉल है या गेंद है। तो मान लीजिए ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्यक्ति ने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, तो बॉल की जो स्पीड होगी वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति बॉल को ऊपर उठाता है, उछालता है, और ट्रेन ने अपनी गति को 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो बॉल पीछे चली जाएगी, अर्थात ये बॉल इस व्यक्ति के पीछे गिरेगी। लेकिन अगर ये स्पीड 40 से घट के 20 आ जाए, तो ये बॉल कहाँ चली जाएगी, ये बॉल आगे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति ने जब बॉल उछाली थी तब बॉल की गति कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हम गति के पहले नियम से, यानी कि न्यूटन के पहले नियम से, जो ट्रेन में जो उछाली गई बॉल है उसकी गति को समझ सकते हैं। यानी कि न्यूटन साहब इस बात को समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। अब देखो तीसरा अनुप्रयोग क्या है, कि कपड़े से धूल का हटाना। कपड़े से धूल कैसे हटेगी, देखो इसमें क्या है, कपड़े का धूल से हट जाना। जब आप किसी कपड़े को झटकते हैं, जैसे मान लिया ये कोई कपड़ा है, ठीक है, आपने इसे जोर से झटक दिया, तो जोर से झटकने से क्या होता है, इसके धूल के कण इससे अलग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो कपड़ा है वो गति अवस्था में आ जाता है। कपड़ा किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में। वो जो धूल के जो कण हैं वो विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में होने की वजह से ये तेजी से गति करता है, तो ये गति नहीं पकड़ पाते, तो इसलिए ये इस कपड़े से अलग होके छूट जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए कपड़े को झटक देने से कपड़े के धूल के कण कपड़े से अलग हो जाते हैं। ये कौन से नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के पहले नियम को। इस प्रकार से हमने 3 अनुप्रयोग पढ़े। इसके बाद चौथा अनुप्रयोग देखिए, लंबी कूद में खिलाड़ी पहले कुछ दूर भाग कर जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो आपने देखा होगा जब कोई खिलाड़ी कूदता है, जैसे मान लीजिए लंबी कूद का कंपटीशन हो रहा, तो ये ए नाम का खिलाड़ी यहाँ से भाग के आएगा और यहाँ से जंप लेगा, तब ऐसे कूदेगा। इसका मतलब क्या है, ये पहले अपनी बॉडी को
रनिंग अवस्था में भेजता है, रनिंग अवस्था में। तो जब बॉडी गति में आ जाएगी तो यहाँ से एकदम क्या करेगा, अपनी बॉडी को एकदम जीरो कर लेगा, शून्य। और यहाँ से ये इसी अवस्था में क्या होगा, इस पे जो बल लग रहा है, इसको बल इसको आगे की तरफ फेंक देगा। तो ये कहाँ, ये अधिक दूरी तय कर सकता है। लेकिन अगर ये खड़ा खड़ा कूदे यहीं से, तो खड़ा खड़ा इतनी दूर नहीं कूद सकता। क्यों? क्योंकि इसको अपनी बॉडी को गति में लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही गतिमान अवस्था में आ रहा है और यहाँ से जंप करेगा। तो यहाँ से खड़े खड़े नहीं कूद सकता, क्योंकि ये अपने आप को गतिज अवस्था में इतनी तेजी से नहीं ला सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती। तो आपको समझ में आ गई कि खिलाड़ी क्यों कूद के भाग के आता है। तो इस बात को न्यूटन साहब अच्छे से समझाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति ऊंची कूद या लंबी कूद कूदता है, या कोई खिलाड़ी ऊंची कूद या लंबी कूद कूदता है, तो वो पहले पीछे से दौड़ कर आता है। ये गति के जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। अब पांचवा नियम क्या है? फल का गिरना। देखो पांचवा नियम क्या है? फल का गिरना। फल का गिरना कैसे? देखो फल का गिरना, जैसे ये टहनी है, ये टहनी है, पर ये पत्ते लगे हुए हैं। और देखिए ये है आपका, ये कोई फल लगा हुआ है इस पे। ठीक है। तो किसी ए नाम के व्यक्ति ने टहनी जोर से हिला दी, तो जो टहनी है ये कैसी अवस्था में आ जाएगी? ये गति अवस्था में आ जाएगी। ये कैसी अवस्था में आ जाएगी? ये गतिज अवस्था में आ जाएगी। और गति अवस्था में आते ये क्या हो जाएगा? ये फल अपनी स्थिति अवस्था में है और ये गति में है, तो ये इससे अलग हो जाएगा। यानी कि ये अपनी विराम अवस्था में रहते हुए इस गतिज अवस्था का विरोध करेगा। और विरोध करते ही क्या, इसको अलग से एनर्जी लगेगी, और ये एनर्जी कहाँ काम करेगी? यहाँ पे। और ये इससे अलग हो जाएगा, टूट के नीचे गिरेगा। अर्थात जड़त्व का नियम इस पे फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो न्यूटन का जो पहला नियम है, वो किस प्रकार से आपके जीवन में उपयोगी है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। तो ये न्यूटन का जो पहला नियम है, ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से। इसको एक बार से फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि वस्तु अपनी विरामावस्था में रहेगी, या वस्तु गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई भारी बल कार्य ना करे। ठीक है। यानी कि वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसे ऐसे समझिए, देखो अवस्था परिवर्तन का विरोध कैसे करती है। ये सभी जगह काम करता है ब्रह्मांड में। ऐसे नहीं है कि घुड़सवार की गति और केवल इन चार पांच चीजों पे ही काम करेगा। जैसे आप कोई एक निश्चित विचारधारा को फॉलो करते हैं, और कोई व्यक्ति आके उसको लॉजिकली रूप से काट दे, तो देखना आप उसे एकदम से स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसका विरोध करेंगे तुरंत। आपका दिमाग, आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपनी अवस्था के परिवर्तित होने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। अर्थात जो आपके दिमाग में पहले से चीजें स्थापित हैं, उनकी जगह जब कोई और चीजें ले रही हैं, तो ये पहले से स्थापित चीजें उन नई स्थापित चीजों का विरोध कर रही हैं। तो ये भी कैसा नियम है? ये जड़त्व का नियम ही है, जो साइको के रूप में काम करता है, जो ब्रेन में काम करता है। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। ये सब जगह लागू होता है। जैसे आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, और आप पिछले एक साल से लगातार किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन टीचर के ना आने की वजह से किसी दूसरे टीचर ने क्लास ले ली। तो आपका जो ब्रेन है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी। तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी उस स्थिति का आप अपनी उसी स्थिति में बना रहना चाहते हैं, तो नई स्थिति का विरोध करेंगे। यानी कि वो परिवर्तन जो हो रहा है उसमें, उस अवस्था का विरोध करेंगे। ये भी कैसा नियम है? ये भी जड़त्व का ही नियम है एक तरीके से। तो इस प्रकार से जो जड़त्व का नियम है, जो न्यूटन का पहला लॉ है, ये ऐसे समझाया जाता है, ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का? न्यूटन साहब का दूसरा नियम क्या कहता है, इसे ऐसे समझिए। पेन ले लेते हैं। देखो न्यूटन का दूसरा नियम। हाँ आ जाओ। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, देखिए किसी वस्तु
ए संवेग, संवेग का मतलब क्या अभी समझाता हूं आपको। परिवर्तन की दर। देखो, वेग का मतलब तो आप जानते ही हैं, वेग किसे कहते हैं। वेग का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि वेग किसे कहा जाता है। वेग का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, वैसे स्पीड में और वेग में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है, लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, हम अभी से समझते हैं, आप इसे अभी स्पीड समझिए। तो सै का मतलब है द्रव्यमान से। सै का मतलब किससे है, द्रव्यमान से या मास से। द्रव्यमान से या मास से, यानी कि कोई भी द्रव्यमान जब वेग की स्थिति में होता है, यानी कि कोई वेग द्रव्यमान के सहित संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो इसे इसे कैसे समझेंगे, समानुपाती का मतलब क्या है कि जितना बड़ा द्रव्यमान होगा, यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उतना ही फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। देखो, मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा ही होगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। इसे कैसे समझते हैं, देखो, बड़ी आसानी से इसे मैं अभी समझा देता हूँ आपको। इसे कैसे समझिए, देखो ऐसे कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, ये मेनली बात करता है मास की। मास का मतलब है द्रव्यमान की। तो इसके अनुप्रयोग से सीख लेंगे। देखो, इसको ऐसे समझिए कि ये कह रहा है क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे खींचना। क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे खींचना। आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेट के मैदान में जैसे कोई बॉल आती है ऐसे, और यहाँ खिलाड़ी खड़ा हुआ है और ये बॉल उसको कैच करनी है। ठीक है, तो जब वो बॉल को कैच करेगा तो हाथों को पीछे की तरफ ले जाएगा, वो हाथों को यहीं रोक के नहीं रखेगा। यानी कि अगर वो हाथ को यहीं रोक देगा तो ये बॉल की जो गति है ये शून्य हो जाएगी, और गति शून्य होगी तो इस व्यक्ति के हाथ में चोट लग सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये संवेग परिवर्तन के, यानी कि इस द्रव्यमान में जो वेग है, इसके परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर का मतलब है इसके जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके समानुपाती है, इस पर लगने वाले बल के। अगर ज्यादा स्पीड होगी तो इसे जीरो करने के लिए फोर्स भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो इसको जीरो करने के लिए फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो अब ये अगर हाथ को यहीं रोक देगा तो इसको चोट लग सकती है, तो ये इसकी स्पीड को जीरो करने के लिए समय को बढ़ा देता है। ये इसको जीरो करने के लिए इसको समय को बढ़ा देता है। समय बढ़ते ही ये क्या हो जाती है, इसकी स्पीड धीमी हो जाती है और इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब इसको दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सोकर है, किसके सोकर, गाड़ी के सोकर। जैसे गाड़ी में प्रयोग किए जाने वाले शॉकर, जैसे गाड़ी का पहिया है, ठीक है, और ये गाड़ी का पहिया अचानक से किसी गड्ढे में गिरता है ऐसे। तो गाड़ी का पहिया अगर अचानक से गड्ढे में गिर जाएगा और इसमें शॉकर नहीं होंगे, तो इस पे जो लगने वाला बल है, ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला बल है वो इसकी प्रतिक्रिया में इतने ही बल से ताकत लगाएगा और ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को चोट लग सकती है, या उसको बहुत तेजी से गड्ढा महसूस हो सकता है। तो इस पर जो प्रतिक्रिया का जो बल है, उस प्रतिक्रिया के बल को ये क्या होगा, इसको यहाँ तक पहुंचने में ये से टाइम देगा। सोकर क्या करते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि सोकरों की जो कमानी है, ये जो स्प्रिंग है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके टाइम को बढ़ा देती है। और टाइम के बढ़ाने से क्या होता है, टाइम के बढ़ाने से यहाँ तक जाता जाता बल लगभग शून्य हो जाता है, और गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को गदकी या गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को गड्ढा महसूस नहीं होता। तो ये क्या है, ये न्यूटन का दूसरा नियम से इसे हम समझ सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि चलती हुई गाड़ी में अगर कोई गड्ढा आ जाए गाड़ी के पहिए के नीचे, उस व्यक्ति को वो गड्ढा इतने ज्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि उसमें सोकर लगे हुए होते हैं। तो ये कौन से नियम पे को फॉलो करता है, न्यूटन के दूसरे नियम को। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने न्यूटन के दो नियम पढ़ लिए, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, और दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर का नियम। ठीक है, इस प्रकार अब हम आते हैं तीसरे नियम पे। यह है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक, तो तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम क्या कहता है,
तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या लिखा है? क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। ये एक्शन है और ये एक्शन का क्या है? ये रिएक्शन। तो एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। कैसे? जैसे देखो, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है, देखो, जैसे आपने, ये दीवार है, ठीक है, आपने इसमें कोई चोट मारी, तो दीवार भी इतनी ही ताकत से इसकी तरफ वापस बल लगाएगी। तो इसे कहते हैं प्रतिक्रिया। आपने क्रिया करी और फिर वापस प्रतिक्रिया हुई। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। देखो, इसका उपयोग कहाँ होता है हमारे जीवन में? जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण। जैसे अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, ठीक है, जैसे अभी चंद्रयान छोड़ा गया आकाश में, तो उसके लिए जो हमने थ्रस्ट का उपयोग किया है, जो उसमें जो हमने उसमें थ्रस्ट का उपयोग किया, थ्रस्ट का मतलब उसमें रॉकेट है, वो नीचे जमीन में थ्रस्ट मारते हैं बहुत तेजी से। जब ये नीचे थ्रस्ट मारते हैं तो जितनी ताकत से थ्रस्ट मारते हैं उतनी ताकत से पृथ्वी प्रतिक्रिया देती है और इसे ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो इस प्रकार ये हमारे एनवायरनमेंट को छोड़ के आकाश में चले जाते हैं। तो रॉकेट के प्रक्षेपण में जो भी साइंस यूज होती है, जो फिजिक्स यूज होता है, वो कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। अब इसे ऐसे समझिए अगले एग्जाम्पल से। जैसे बंदूक का पीछे हटना। बंदूक का पीछे हटने का मतलब क्या है? कि जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसके कंधे में धक्का मारती है पीछे की तरफ। या मान लिया कोई भी व्यक्ति जैसे बंदूक चलाता है, कोई व्यक्ति अगर बंदूक चलाता है, तो ये बंदूक है, यहाँ से गोली छूटेगी, तो ये बंदूक पीछे की तरफ ताकत लगाती है, पीछे की तरफ, यानी कंधे में झटका लगता है। तो कंधे में झटका लगने का कारण क्या है? कि ये जो आपने जितनी ताकत से गोली को आगे फेंकेगा, उतनी ही ताकत से ये क्या है, इसकी प्रतिक्रिया में पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो पीछे की तरफ धक्का लगने का मतलब है तो कि ये आगे की तरफ क्रिया हुई और पीछे की तरफ प्रतिक्रिया हुई। तो बंदूक चलाते वक्त बंदूक का पीछे की तरफ धक्का मारना या पीछे की तरफ हटना क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को फॉलो करता है। तीसरा देखो और अच्छे से समझो। नाव को आगे ले जाने के लिए बांस को जमीन में गाड़ना। जब कोई नाविक नाव लेकर पानी में उतरता है तो वो बांस, लंबे लंबे बांस रखता है और बांस को जमीन में गड़ा के पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और नाव को आगे बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या है? कि जब जो प्रतिक्रिया होनी है पानी में, वो इतनी प्रतिक्रिया नहीं हो पाती, इसलिए वो प्रतिक्रिया कहाँ से ली जाती है? नाव के नीचे, यानी कि पानी के नीचे जो जमीन है उससे प्रतिक्रिया ली जाती है। कैसे? बांस के सहारे से, यानी कि जो बांस, बड़े बड़े जो बांस के लट्ठे होते हैं, उनके सहारों से प्रतिक्रिया लेके नाव को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए मल्लाह के द्वारा बांस का जमीन में टेक कर नाव को आगे बढ़ा देना कैसा, कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है। और मल्लाह का जो नाव को चप्पे चलाने वाला है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है, लेकिन वो पानी की प्रतिक्रिया का नियम है। लेकिन और बांस को गड़ाकर आगे बढ़ाना इसका नियम है, जमीन से जो प्रतिक्रिया मिल रही है। दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। इसे और अच्छे से समझिए, देखो आगे समझते हैं इसको। ये आपका कुएं से पानी खींचते वक्त, जैसे आप कुएं से पानी खींचते हैं, बाल्टी नीचे से, बाल्टी से मान लिया ये कुआं है, ये कुआं है और इसमें ये रस्सी है, ठीक है, और ये बाल्टी है। तो ये बाल्टी को खींचेंगे ऊपर की तरफ तो बाल्टी नीचे की तरफ जोर लगाएगी और ये व्यक्ति बाहर की तरफ जोर लगा रहा है। तो यानी कि ये बाल्टी नीचे और ये ऊपर, तो यानी कि टेंशन बना हुआ है। और यहाँ टेंशन पे अगर मान लीजिए टेंशन से टूट जाए रस्सी, तो क्या होगा? जितनी ताकत ये इसको खींचने में लगा रहा है उतनी ही ताकत से इस पर प्रतिक्रिया लगेगी और ये व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो कुएं से पानी खींचते वक्त रस्सी के टूटने पर पीछे की तरफ गिर जाना, ये कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है। अब आगे पढ़िए। नंबर 5, कीचड़ के बजाय जमीन पर आसानी से चलना। बिल्कुल सिंपल कारण है, अब आप समझ गए होंगे। देखो, कीचड़ के बजाय जमीन पर, जब आप जमीन पे पैर रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैर है, आपने जमीन पे रखा, ठीक है, तो जैसे आप में 100 kg वजन है, जैसे आप में 100 kg वजन है और आप ताकत से लगा के और
आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब जितनी ताकत से आप पैर रख रहे हैं उतनी ताकत से जमीन भी वापस आपको प्रतिक्रिया देती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप कीचड़ में चलते हैं तो कीचड़ में इतनी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जब आप ताकत लगाते हैं तो आपका पैर नीचे की तरफ धंस जाता है, और वो मान लिया जैसे मान लिया कोई यूनिट मान लेता हूं मैं, मान लिया 10 यूनिट से आपको आपने बल लगाया, लेकिन आपको प्रतिक्रिया मिली केवल 4 यूनिट, तो 6 यूनिट वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको ये इस 6 यूनिट के लिए एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आप कीचड़ में आगे इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाते जितनी रफ्तार से आप पक्की सड़क पर या पक्की जमीन पर आगे बढ़ जाते हैं। यही कारण बिल्कुल रेत में होता है। जब आप रेत में चलते हैं तो रेत में चलना थोड़ा मुश्किल होता है जमीन पर चलने के मुकाबले। कारण वही है कि रेत में इतनी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती जितनी जमीन पे मिल पाती है। जैसे आपने देखा होगा, जो जो लोग रेत पे लंबे चलते हैं वो उनके जो जूते होते हैं उनमें नीचे गद्दा लगा होता है। हाँ, या ऐसे समझिए जो आपका ऊँट होता है, ऊँट का जो पैर होता है, ऊँट के पैर में नीचे गद्दे टाइप की एक संरचना होती है, गद्दा नुमा। तो वो क्या होती है, उससे जो प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे इसका समझे, मान लीजिए पैर है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से गद्दे नुमा ये संरचना है, ये पैर है और इसकी गद्दे नुमा संरचना है, ठीक है। तो अब इस पे प्रतिक्रिया ज्यादा लगेगी, क्यों? उसका कारण है कि इसके जो पैर है, उसके पैर में जो इस तरह की बनावटें हैं वो अलग अलग फोर्स लगाएगी और रेत को नीचे दबा देगी, जिससे वो इतनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। लेकिन जब इसमें संरचना ये संरचना गद्दे नुमा हो जाएगी तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है। तो ये इतने क्षेत्रफल पर पूरे पर एक साथ प्रतिक्रिया लगती है और इस पूरे पर ही एक साथ प्रतिक्रिया दी जाती है, तो ऊंट आसानी से रेगिस्तान में आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये हमने 3 नियम पढ़े गति के। पहला नियम कौन सा, जड़त्व का नियम। दूसरा संवेग परिवर्तन की दर का नियम। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़े हैं, इसके अनुप्रयोग पढ़े हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके अनुप्रयोग ही पूछे जाते हैं, परिभाषा कोई नहीं पूछता। उसमें आपसे अनुप्रयोग पूछ लेगा कि रॉकेट के प्रक्षेपण में जड़त्व का न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है, न्यूटन का कौन सा लॉ काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम आप अपने चैनल पर इस तरीके के क्वेश्चन लगाते रहते हैं पोस्ट में, आप उनके जवाब दिया करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और हम वैसे भी आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा तो इसके प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा, यकीन रखिए। आपको हम अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूटन के नियम से आगे बढ़ेंगे। तो एक बल और है, बल का एक उपयोग और है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क, बल आघूर्ण। देखिए इसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि ये टॉर्क है, बल आघूर्ण जो है ये बल आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना। आघूर्ण, तो आघूर्ण का मतलब क्या है? घूमना। देखो इसमें दो परिभाषाएं लिखी गई है, मैंने नीचे की परिभाषा पढ़ी है पहले। यह है क्या, यह क्या मतलब क्या है? बल आघूर्ण, टॉर्क, बल द्वारा एक पिंड को, यानी कि फोर्स के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति। अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? देखो इसे ऐसे समझिए, जैसे ये कोई पिंड है, ठीक है ना, और इसको ऐसे राउंड वे में घुमाना है। तो ये जो बल काम कर रहा है इस पे, ये क्या है? ये बल आघूर्ण है। वैसे ये परिणाम होता है, ये क्या है? ये बल नहीं होता, ये क्या होता है? परिणाम होता है, ठीक है। इसको समझेंगे इसके अनुप्रयोगों में, इसके एप्लीकेशन में। इसकी एक परिभाषा और समझिए, दो समान परिणाम के बल, दो समान परिमाण के बल, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है। दो समान परिमाण के बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब लगाए जाते हैं तो इसे बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण में लगने वाला बल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल सी बात है, इसे ऐसे समझिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझना है। देखो
देखो, किसके समानुपाती होता है? बल आघूर्ण लंबाई के, यानी कि फोर्स, ये इसे टो से, ये टो है, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर एफ, एफ क्या? फोर्स इंटू एल, एल क्या है? लंबाई। तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एल के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/L, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/L। या इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते कहते हैं इसको। तो टो क्या है? ये टो बल आघूर्ण है, ये टो क्या है? बल आघूर्ण। इसे ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसे फिजिक्स की भाषा में इस तरीके से साइन इसका यही होता है, टो। ठीक। तो कैसे कैसे बल? विपरीत दिशा में जब बल लगते हैं, तो विपरीत दिशा में बल कहाँ लगता है? देखो, विपरीत दिशा में बल कहाँ लगता है? जैसे मान लिया, जैसे ये कोई टोटी है, जैसे इसे ऐसे समझिए, जैसे ये कोई टोटी है, ठीक है, नल, ये नल है, ठीक है। तो इसको ऐसे घुमाना, इसे ऐसे घुमाना, इसे ऐसे घुमाना और इसे ऐसे घुमाना, ठीक है। तो बल कैसे काम कर रहा है? इस तरीके से, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये इस तरफ है, तो ये इस तरफ है। तो ये कैसे? यानी कि जब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? बल आघूर्ण कहलाता है। इसके जो अनुप्रयोग है उससे और अच्छे से समझेंगे हम इस बात को। देखिए, जैसे अनुप्रयोग में क्या है? पेचकस में हत्थे की लंबाई अधिक रखी जाती है, पेचकस में हत्थे की लंबाई अधिक रखी जाती है। ये क्या लिखा है? पेचकस में हत्थे की लंबाई अधिक रखी जाती है। जैसे ये कोई कील है, ये कोई कील है, ठीक है, और इसको खोलना है, तो ये इसमें पेचकस लगेगा, पेचकस लगेगा, पेचकस लगेगा। तो पेचकस इसे खोलेगा। अब अगर ये पेचकस का हत्था मैं छोटा कर दूं, इसको यहाँ ले आऊं, तो इसको घुमाने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, इसके घुमाने के लिए फोर्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं इसको लंबा कर दूंगा, तो इसको खोलने के लिए कम यानी कि फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई बढ़ी तो फोर्स कम हो गया, यानी कि लंबाई, फोर्स बढ़ा तो एल को कम कर दिया गया, ठीक है। और फोर्स कम हुआ तो लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि लंबाई बढ़ने से फोर्स अपने आप ही कम लगता है। इसको और और समझिए अच्छे तरीके से। देखो, जैसे दरवाजे होते हैं जो आपके, जैसे मान लीजिए दरवाजा है, ये कोई दरवाजा है, और इसमें पेचकस लगे हुए हैं, ये एक पेचकस ये लगा हुआ है, और एक ये पेचकस नहीं, पेच कहते हैं जिनको, जो विंड उसमें लगते हैं चौखट में। और इसमें हैंडल लगा हुआ है, एक हैंडल। तो अगर इस हैंडल को यूज करते हैं खोलने के लिए, गेट को खोलेंगे ऐसे और फिर बंद कर देंगे, खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे, लेकिन इस हैंडल को अगर मैं यहाँ लगा दूं, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हैंडल है, इसे और अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे ये गेट है आपका, जैसे ये गेट है आपका, और ये कब्जे लगे हुए हैं, कब्जे कह सकते हैं, ये कब्जे लगे हुए हैं, और इसकी कुंडी यहाँ पे है। तो कुंडी के पास ये हैंडल होता है जिसको पकड़ के गेट को खोला जाता है। तो अगर इस हैंडल को मैं यहाँ के बजाय यहाँ लगा दूं, तो गेट को खोलने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लंबाई घटने पर फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर मैं इसको और लंबा करके और लगा दूं, तो ये और आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन किसका अनुप्रयोग है? ये बल आघूर्ण का है, ये टो का है, ये परिणामी बल है, ठीक है। तो एफ के, यानी कि लंबाई के बढ़ जाने से, लंबाई के बढ़ जाने से फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो लंबाई के बढ़ जाने से फोर्स कम हो गया, ठीक है। अब तीसरा अनुप्रयोग पढ़ो इसके। जैसे हैंडपंप के हत्थे की लंबाई अधिक रखी जाती है, हैंडपंप के हत्थे की लंबाई अधिक रखी जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा, जैसे मान लिया ये हैंडपंप का हत्था है, ये हैंडपंप का हत्था है, ठीक है? और ये आपका हैंडपंप है, और ये यहाँ से पानी निकलता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हैंडपंप का जो हत्था है, अगर इसमें इसकी लंबाई बढ़ा दूं, तो इसको पानी निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैंडपंप जितना, इसका हत्था जितना लंबा होगा उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस हत्थे को हटा के यहाँ ले आऊँ, यहाँ,
तो नल को खींचने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। आप इस तरफ से पानी खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस दिशा से वापस प्रतिक्रिया में ताकत लगा रहा है। तो ये कैसे दो विपरीत दिशाओं में परिणामी बल हो गए, तो तभी तो पानी निकलेगा। तो इसलिए ऐसे दो विपरीत परिणामी बलों को समझने के लिए किससे समझते हैं? बल आघूर्ण से, टो से। तो हमने देखा कि फोर्स बढ़ा तो लंबाई घट गई, लंबाई बढ़ी तो फोर्स घट गया। ठीक है, एक प्रयोग और पढ़िए। जैसे नल की टोटी पर उसे खोलने में अधिक बल लगाना पड़ता है। नल की जो टोटी होती है, नल की टोटी टूटने पर उसे खोलने में अधिक बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लिया आपके घर में टोटी लगी हुई है, ठीक है, जैसे ये टोटी है, ठीक, ये टोटी है, ठीक है, और ये नल है इसका, ऐसे ये पानी निकलता है इसमें से। ठीक, अगर इसका ये वाला पार्ट टूट जाए किसी वजह से और ये केवल ऐसे ये निकला हुआ रह जाए ये वाला, तो आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप इतने अच्छे से पानी नहीं निकाल सकते, इतने अच्छे से तब निकाल रहे थे तब ये ऊपर टोटी लगी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब परिणामी बल की, अगर ये वाली ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये घटा दी तो फोर्स बढ़ गया, तो लंबाई घट गई। और अगर हम इसको और बड़ा कर दें, मैं इसको और बड़ा कर दूं, तो घुमाना बड़ा आसान हो जाएगा और ये तुरंत खुल जाया करेगी। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा लंबा कर दिया जाए तो आप एक उंगली से पानी चला सकते हैं, लेकिन इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो आपको फिर ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि लेंथ बढ़ी, लंबाई बढ़ी तो फोर्स घट गया। इसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? फोर्स के बल के। इस प्रकार से हमने आज फोर्स को का और नेक्स्ट पार्ट पढ़ा है, और जो न्यूटन के जो गति के नियम है वो फोर्स में, बल में कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के यूज क्या हैं और वो कैसे काम करता है, उसके अनुप्रयोग भी क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम, कहाँ वो ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है। इसलिए इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों से हमारे चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।